नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 24 होगा दोस्तों, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ स्थित होती है? यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस, वो कहाँ पे स्थित होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 कान में, 2 नाक में, 3 टांग में, 4 जांघ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को मालूम ही होगा और पता भी होगा, आपने आंसर कर दिया होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, कान में होती है, कान में स्थित होती है। और टांग में कौन सी हड्डी होती है दोस्तों? टिबिया नामक हड्डी होती है टांग में। और जांघ में फीमर नामक हड्डी होती है, जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर की, फीमर। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? 1 अग्न्याशय ग्रंथि से, 2 थायराइड ग्रंथि से, 3 एड्रिनल ग्रंथि से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और अग्न्याशय से कौन सी ग्रंथि स्रावित होती है दोस्तों? हार्मोन स्रावित होती है इंसुलिन, याद रखिएगा दोस्तों, इंसुलिन। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? वो होती है थायरॉक्सिन, जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? 1 काइटिन से, 2 सेलुलोज से, 3 उपर्युक्त दोनों से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, काइटिन से। और सेलुलोज क्या होता है दोस्तों? सेलुलोज से बहुत सारे पौधों की कोशिका भित्तियाँ सेलुलोज की ही बनी होती है दोस्तों। कपास के रेशे का 90% हिस्सा सेलुलोज ही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कपास के रेशे का 90% हिस्सा सेलुलोज ही होता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करती है? फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करती है? 1 ग्लूकोज की, 2 ब्लड प्रेशर की, 3 आयोडीन की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है कौन? इंसुलिन। याद रखिएगा, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? 1 शक्ति का, 2 प्रतिरोध का, 3 ज्योति फ्लक्स का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, प्रतिरोध का। याद रखिएगा, प्रतिरोध का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पारसेक कितने एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य है? यानी एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है दोस्तों? ऑप्शन 2.11 प्रकाश वर्ष, 2 3.26 प्रकाश वर्ष, 3 3.24 प्रकाश वर्ष, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। याद रखिएगा दोस्तों, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कांच, सीमेंट और क्वार्टज का उभयनिष्ठ तत्व है। 1 सिलिकॉन, 2 सेलुलोज, 3 स्टार्च, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, सिलिकॉन। याद रखिए दोस्तों, सिलिकॉन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? 1 मूल मात्रक, 2 व्युत्पन्न मात्रक, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 2 होना चाहिए, व्युत्पन्न मात्रक। तो ये तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन 3 लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। ऑप्शन 2 व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों, याद रखिएगा, व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों। और मूल मात्रक क्या होता है दोस्तों? जिनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यानी जिनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है उसे मूल मात्रक कहते हैं दोस्तों।
इसे ज्ञात करने के लिए अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है दोस्तों? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाते हों व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे आयतन, क्षेत्रफल, चाल। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की परिवर्तन है? किस प्रकार का परिवर्तन है? 1 रासायनिक परिवर्तन, 2 भौतिक परिवर्तन, 3 प्राकृतिक परिवर्तन, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा। और भौतिक परिवर्तन क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है शक्कर का पानी में घुलना, पानी का जमना या पानी का वाष्प बन जाना। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है। 1 टाइम बम, 2 हाइड्रोजन बम, 3 परमाणु बम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हाइड्रोजन बम। याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम किस पर आधारित है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है दोस्तों, याद रखिएगा। इससे यूरेनियम द्वारा इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी दोस्तों, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। परमाणु बम। तो इसका 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन बम। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। दमा रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? 1 हीलियम, 2 ऑक्सीजन, 3 हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 3 हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है दमा रोगी को। याद रखिएगा दोस्तों, दमा रोगी को। तो चलिए, जिसे अस्थमा बोला जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। 1 लोहा, 2 स्टील, 3 मैग्नीशियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मैग्नीशियम। याद रखिएगा, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए, यहाँ हमारा साइंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आगे चलते हैं विविध की ओर। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? 1 गीता, 2 कुरान, 3 आगम, 4 बाइबल। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, जो भी ऑप्शन 4 है तो आसानी से टिक लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 आगम। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है आगम, याद रखिएगा दोस्तों। और गीता हिंदू धर्म की, कुरान इस्लाम धर्म की और बाइबल ईसाई धर्म की। याद रखिएगा दोस्तों, ईसाई धर्म की। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का शासक कौन था? 1 बिंदुसार, 2 अजातशत्रु, 3 बिंबिसार, 4 सम्राट अशोक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बिंबिसार। याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार। और बिंदुसार कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और इन्हें अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार, अजातशत्रु, वरिसार भी कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा बिंदुसार को। और अजातशत्रु कौन थे दोस्तों? अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। और बिंबिसार को मार के अजातशत्रु ने राज्य को हासिल किया था। और अजातशत्रु के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी दोस्तों गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था अजातशत्रु के समय में, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? 1 खेड़ा आंदोलन, 2 नमक सत्याग्रह, 3 चंपारण आंदोलन, 4 असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 चंपारण आंदोलन में, जो कि बिहार में हुआ था। इसी आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? खेड़ा आंदोलन हुआ था, किस कारण हुआ था? गांव में बाढ़ आ गई थी और मजदूरों थी, क्या कहते हैं उसको, किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और वो टैक्स देने में अक्षम थे। पिछली वीडियो में बताया था मैंने। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1920 में चलाया गया था गांधी जी द्वारा। ये इसमें असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया गया था दोस्तों क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि ब्रिटिश शासन के हाथों से किसी को न्याय बढ़िया से नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी खुद मिल करके ब्रिटिश सरकार को सहयोग देना बंद कर दिया था दोस्तों, याद रखिए। इसलिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और नमक सत्याग्रह क्या हुआ था दोस्तों?
12 मार्च 1930 में बनाया हुआ था नमक सत्याग्रह, याद रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 1 बाल गंगाधर तिलक, 2 प्रणब मुखर्जी, 3 चित्तरंजन दास, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? फिर से सुनिए दोस्तों क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? 1 अनुच्छेद 343, 2 अनुच्छेद 356, 3 अनुच्छेद 370, 4 अनुच्छेद 143। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बनाई गई थी हिंदी भाषा, अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और 356 किससे संबंधित है दोस्तों? 356 है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रावधान से संबंधित है दोस्तों। और 370 था कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के प्रावधान को था, जो कि 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? 1 नागरिक सेवा, 2 केंद्रीय सेवा, 3 राज्य सेवा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 केंद्रीय सेवा। भारतीय विदेश सेवा केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा कॉल किस राज्य में है? 1 निकोबार में, 2 तमिलनाडु में, 3 जम्मू कश्मीर में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल, याद रखिएगा। और निकोबार में है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट निकोबार में, याद रखिएगा दोस्तों, निकोबार में है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु निकोबार में इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं। और इंदिरा पॉइंट पर सॉरी दोस्तों, और इंदिरा पॉइंट के बारे में जानते हैं दोस्तों, यह बिंदु पहले पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। और 21 फरवरी 1984 में इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया, याद रखिएगा, कब? 21 फरवरी 1984 में इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 1 चौथी पंचवर्षीय योजना, 2 पहली पंचवर्षीय योजना, 3 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 4 इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में क्या दिया था? कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था दोस्तों। और ये कब से कब तक चली थी? 1951 से लेकर 1956 तक, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था दोस्तों? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। और ये कब से कब तक चली थी दोस्तों? 1969 से 1974 तक, याद रखिएगा दोस्तों, 1969 से 1974 तक। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? 1 महासभा को, 2 यूनाइटेड नेशन को, 3 उपर्युक्त दोनों को, 4 इनमें कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग जान ही गए होंगे, इसे आराम से बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 लाल बहादुर शास्त्री, 3 मदर टेरेसा, 4 इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टिक करना है, नहीं, पहले देख लीजिए, मरणोपरांत लिखा हुआ है, मरने के बाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में, याद रखिएगा, 1966 में दिया गया था मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब दिया गया था? 1954 में। कब दिया गया था दोस्तों? 1954 में। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ किनको दिया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, याद रखिएगा दोस्तों, किन किन को? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं? 1 इंदिरा गांधी, 2 मोरारजी देसाई, 3 खुशवंत सिंह, 4 जसवंत सिंह। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक है जसवंत सिंह। और इंदिरा गांधी किन के लेखक है दोस्तों? इनका इंदिरा गांधी का प्रमुख पुस्तक कौन सा था? इनका था इटर्नल इंडिया। याद रखिए दोस्तों, इटर्नल इंडिया। और मोरारजी देसाई द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का क्या नाम था? नेचर क्योर। याद रखिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ था? नेचर क्योर। और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो महत्वपूर्ण था दोस्तों वो था इंदिरा गांधी रिटर्न्स। याद रखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी रिटर्न, उसका के लेखक कौन थे? खुशवंत सिंह। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शहीद दिवस कब मनाई जाती है? 1 23 मार्च को, 2 30 जनवरी को, 3 31 अक्टूबर को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 30 जनवरी को। याद रखिएगा दोस्तों, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और किनके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है ये? गांधी जी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 30 जनवरी को ही गांधी जी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। याद रखिएगा 30 जनवरी को ही इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 23 मार्च को मनाया जाता है राम मनोहर लोहिया जयंती। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है? 1 छत्तीसगढ़, 2 महाराष्ट्र, 3 कर्नाटक, 4 असम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़ का लोकगीत है पंडवानी। याद रखिएगा। और महाराष्ट्र का क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र का है लावनी, पोवाड़ा। और कर्नाटक का यक्षगान, आप लोग सभी जानते होंगे। और असम का क्या है दोस्तों? असम का है नटपूजा महारास। याद रखिएगा, नटपूजा महारास। तो चलिए आपके लिए जो प्रश्न है देख लेते हैं। आपके लिए क्या प्रश्न है? गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। याद रखिएगा। और 25 में से कितने कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर नहीं भी पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं।